हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले 8 लेक्चर डिलीवर हो चुका है और उम्मीद है कि एक एक करके आपने उसको देखा भी होगा, कॉपी लेके अपना नोट्स भी आपने बनाया होगा। इस लेक्चर नंबर 9 में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो हम लेने जा रहे हैं इसमें। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक पूरी थ्योरी आपने देखी। लेक्चर नंबर 6 से हमने न्यूमेरिकल शुरू किया। अब आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप उसको आपस में देखने जा रहे हो। 10 वीडियो की पूरी सीरीज है। एग्जाम के पहले अगर हो सके तो निश्चित रूप से इस 10 लेक्चर्स को आप देख के जाना, इसी में से ही आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। आप देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो। किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो। कोई भी चुंबक है, उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिसमें किसी लोहे के टुकड़े को लाने पर वो चुंबकीय आकर्षण बल का अनुभव करता है, या जिसमें चुंबकीय सुई को रखने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा को छोड़ के किसी अन्य दिशा में ठहरती है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। इसका एक मात्रक और भी होता है, गॉस। और जानते हो, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। गॉस क्या बहुत छोटा मात्रक है। 10⁴ गॉस जब इकट्ठा होंगे तो फिर 1 टेस्ला के बराबर होंगे। और टेस्ला क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जहां पे वेबर क्या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था। डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, आर्सेड उनका नाम था। सबसे पहली बार उन्होंने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बताया नहीं, प्रयोग करके दिखाया। लोगों को बैठा के एक चालक तार लिया, उसमें धारा प्रवाहित करने की व्यवस्था करी और उसके पास में क्या, चुंबकीय सुई को रखा। और जब धारा प्रवाहित किया, चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी अन्य दिशा में ठहरी। जब धारा का मान बढ़ाया, चुंबकीय सुई का विक्षेपण बढ़ गया। धारा का मान घटाया, चुंबकीय सुई का विक्षेपण घट गया। और जब धारा को शून्य किया, वही चुंबकीय सुई फिर उत्तर दक्षिण दिशा में आके और फिर ठहर गई। धारा की दिशा को उलट दिया, चुंबकीय सुई की विक्षेपण की दिशा भी उलट गई। इस प्रकार से इन्होंने प्रमाणित किया कि देखो, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा का मान बढ़ाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है। धारा का मान घटाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। धारा को बंद करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, फिर किसी धारावाही प्रणालिका के भीतर नर्म लोहे की छड़ रखने से क्या प्रभाव होगा। कोई भी धारावाही प्रणालिका, उसके भीतर अगर आप नर्म लोहे की छड़ रखते हो तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ बढ़ जाएगी। कारण क्या होता है, देखो, नर्म लोहे का चुंबकन एवं विचुंबकन बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से संभव है। तो नर्म लोहे की छड़ रख देने पर जो चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ा बाहर निकल के ज्यादा बिखर रही थी, वो अपेक्षाकृत क्या होगा, कम बिखरेंगी, जिससे कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है। अब इसके पहले के क्वेश्चन में आपको आंसर दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। इसका एक मात्रक गॉस भी होता है और उसका एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो वही क्वेश्चन उल्टा घुमा के आपसे पूछ लिया गया कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आप देखना, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। जानते हो, किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए आप एक काम करो, अपने दाहिने हाथ को लो, दाहिने हाथ का अंगूठा इसको धारा की दिशा में लाओ और बाकी चारों उंगलियां जिस प्रकार से घूम सकें वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। जैसे आपको समझाएं, यहां पे आप देखना, ये कोई चालक है, इसमें धारा ऊपर बह रही है, ठीक, और उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमको पता करना किस प्रकार उत्पन्न होगा। हमने क्या किया, अंगूठा अपने दाहिने हाथ को लिया और अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा ऊपर जा रही है, अंगूठा हमने ऊपर कर लिया। अब चारों उंगली अगर हम घुमाएं ऐसे, तो ऐसे तो घुमाएंगे ये, इसका मतलब कि इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे, इस प्रकार से होगा, ठीक। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पहले देखो इसकी सहायता से जानकारी क्या करते हो। अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। हम अपने बाएं हाथ को लेंगे इस प्रकार से, और जानते हो, बाएं हाथ के अंगूठे और उसके निकटवर्ती दोनों अंगुलियों को सुगमता से इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये तीनों परस्पर अभिलंबित हों। मतलब ये और ये, इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, और इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ये तीनों परस्पर अभिलंबित हों।
तो ऐसी दशा में जो पहली उंगली है, ये जिसको तर्जनी कहते हो, देखो इसका नाम तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, जिसमें आप रिंग फिंगर भी आप बोलते हो, कनिष्ठा, और ये तो अंगूठा ही है, ठीक है। तो आप जानते हो अपने बाएं हाथ के अंगूठे और निकटवर्ती दोनों अंगुलियां, मतलब तर्जनी और मध्यमा, उसको सुगमता से इसलिए कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं आपको ऐंठना है, इजी वे में केवल यही एक तरीका है जिस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हो, बाकी और कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके निकटवर्ती दोनों अंगुलियों को सुगमता से इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों परस्पर अवलंबित हों। ऐसी दशा में यदि पहली उंगली मतलब कौन, तर्जनी, किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, और दूसरी उंगली मतलब कौन, मध्यमा, विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो जो अंगूठा होगा उस धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। देखो याद करने में आपको आसानी रहे, मान लो एग्जाम के टाइम पे अगर आप मिस कर रहे हो कि कौन क्या है, कौन धारा है, कौन चुंबकीय क्षेत्र है, तो जैसे आपको समझाया छोटे बच्चों को अक्सर घर में लोग सिखा देते हैं, कोई मेहमान आया, बुलाए, बेटा अंकल को गन दगा दिखाओ। अब लड़का क्या करता है, ऐसे एक्शन लिया, ऐसे और ऐसे, पीछे आपका ना चुटकी बजा रहा है, ऐसे ऐसे, चलो गन दग रही उसकी, गन दग रही, इस प्रकार से, ठीक। आप यही याद करो कि आपके पास कोई मैग्नेटिक गन है, चुंबकीय बंदूक है, और उससे क्या, ट्रिगर दबाने पर उससे क्या, गोली नहीं निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। तो जरा आप देखो इसी प्रकार का एक्शन तो है, आप देखना, तो आप जानते हो जो भी निकलना होगा यहीं से निकलेगा, तो क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और उसके लिए ट्रिगर ये होता है, इस पे बल लगाता है, ऐसे ऐसे, और पीछे चुटकी बजाता है यहाँ पे ये, तो आप जानते हो बल आप इस पे लगा रहे हो तो ये बल हो गया। और आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र, अभी आर्शेट का नियम आपने पढ़ा, धारा प्रवाहित होती तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गोली का काम कौन कर रही, धारा, गोली यहीं तो भरी जाती है, इससे कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखना, ये इस प्रकार से, ये आपका यहाँ पे क्या बल, ये ट्रिगर, इस पे आप बल लगा रहे हो, ये क्या चुंबकीय गन है, मैग्नेटिक गन है, इससे क्या चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, और धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गोली यहाँ पे, ये धारा हो गई, कभी आपको भूलेगा नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही है। उसके बाद फिर आप आगे चलो, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर प्रणालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो प्रणालिका होती क्या चीज है, और आपको समझाएं, धारावाही प्रणालिका, धारा मतलब क्या, विद्युत धारा, वाही मतलब क्या, बहे, परि मतलब परिता, और नालिका मतलब लंबी खोखली नली। किसी भी लंबी खोखली नली के चारों ओर विद्युत धारा को प्रवाहित करने की व्यवस्था बना दी जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धारावाही प्रणालिका। और धारावाही प्रणालिका में चुंबक के सारे गुण पाए जाते हैं। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, धारावाही प्रणालिका भी लोहे को आकर्षित करती है। चुंबक को लटकाने पर, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, धारावाही प्रणालिका भी उसको लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर दिशा पलट दे तो प्रणालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप धारा की दिशा पलट दोगे तो उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, जिस तरफ अभी तक यन पोल था उस तरफ यस पोल हो जाएगा, और जिस तरफ यस पोल था उस तरफ यन पोल हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी, हिंदी में आपको ध्रुवता बदल जाएगी। अगला क्वेश्चन इसके बाद फिर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक की किस दशा में उस पर अधिकतम व न्यूनतम बल कार्य करता है। तो एक जानकारी आपको दें, कोई भी धारावाही चालक है अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल कार्य करता है। अभी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने आपको बताया भी था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से अगर आप चाहो तो बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हो, और उसका जो फार्मूला होता है Fm दैट इज इक्वल टू IBL और साइन थीटा, जहां पे I क्या चीज है, चालक में प्रवाहित धारा, B क्या है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक की लंबाई, धारावाही चालक की लंबाई, और थीटा क्या चीज है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना कि चुंबकीय बल का मान कब अधिक होगा कब कम होगा। तो आप जानते हो चुंबकीय बल का मान डिपेंड करेगा किस पे, साइन थीटा, वो भी किस में, थीटा पर। आप जानते हो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती, कितनी होती, 1 होती है। उस समय चुंबकीय बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और न्यूनतम पे आप आ जाओ, थीटा का मान अगर 0 तो साइन 0 का मान कितना, 0 का, कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश रख दें तो उसके ऊपर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। आप यूं कह सकते हो लगने वाला चुंबकीय बल न्यूनतम होगा, और न्यूनतम क्या होगा, 0 होगा। और अगर वही धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए तो थीटा का मान कितना, 90 डिग्री होगा, साइन 90 का मान कितना, 1 हो जाएगा। Fm बराबर IBL होगा, कितना चुंबकीय बल कार्य करेगा, IBL चुंबकीय बल कार्य करेगा, जो कि चुंबकीय बल का अधिकतम मान होगा। इस प्रकार 10 क्वेश्चन आपने देखे, आप अंत तक देखना, 50 से भी अधिक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और इसी 50 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके सामने मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटकी प्रणालिका में धारा की दिशा बदल दें तो क्या होगा। कोई प्रणालिका है, धारावाही प्रणालिका, उसमें धारा बह रही थी, हमने धारा की दिशा पलट दिया, तो अगर धारा की दिशा को पलट दोगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन आपने देखा, उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, और जब पोलरिटी चेंज हो जाएगी तो निश्चित रूप से प्रणालिका 180 डिग्री क्या हो जाएगी, घूम जाएगी।
जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में भी ठहरी होगी धारा की दिशा पलटोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके ठहरेगी, 180 डिग्री आपके यहाँ पे क्या विक्षेपित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखना, विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाले दो प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। देखो, किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, वो चालक क्या गर्म भी हो जाता है, ऊष्मा निकलती है जिसका हम लाभ उठाते हैं। ठंडक के मौसम में इमल्सन रॉड या गीजर हीटर, ये जितने भी हैं आपका, सब इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। धारा प्रवाहित करो, उससे ऊष्मा निकलती है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करके हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो जिसको आप कह सकते हो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के मुख्यतः दो प्रभाव आपके सामने हैं। पहला प्रभाव क्या, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि विद्युत धारा को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऊष्मा में। विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, ऊष्मा में। और दूसरा क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अगला क्वेश्चन आप देखना, मुक्त अवस्था में लटकाने पर चुंबक किस दिशा में ठहरता है। देखो, कोई भी चुंबक है या कोई भी धारावाही प्रणालिका है, अगर उसको स्वतंत्र रूप से कहीं आप लटकाते हो तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। क्यों ठहरेगा, इसके पीछे भी कारण है, फिलहाल आपके कोर्स के बाहर की चीज है। आप आगे देखना, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू लॉ या कार्क स्क्रू नियम क्या है। कोई भी चालक है, उसमें धारा बह रही है, उसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का एक नियम हमने इसके पहले आपको बताया था। एक दूसरा नियम देखो, मैक्सवेल स्क्रू लॉ। इसमें क्या होता है, एक आपने पेंच ले लिया, स्क्रू, घर में सभी ने, सबके घर में पेचकस होगा, स्क्रू ड्राइवर जिसको आप कहते हो, घुमाया होगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पेच आपने टाइट किया होगा, ढीला किया होगा। ईमानदारी से आप सोचना, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानते हो कि नहीं। घड़ी की दिशा में अगर घुमाओ तो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज, और उल्टी दिशा में घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एक काम करो, कोई स्क्रू ले लो, पेंच ले लो, और पेंच को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि जब पेंच को घुमाओ तो पेंच के नोक के गति की दिशा धारा की दिशा में हो। ठीक, ऐसी दशा में अंगूठे के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे आपको समझाएं, मान लो कोई चालक है यहाँ पे और धारा नीचे से ऊपर बह रही है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, हमको पता करना है। हम क्या करेंगे, हमने मान लो यहाँ पे पेंच ले लिया, स्क्रू हमारे हाथ में है, ठीक। अब इसको हम हाथ में ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार घुमाएंगे कि पेंच के नोक, ये नोक है ना, जब घुमाए, आप जानते हो किसी पेंच को घुमाने पर नोक या तो आगे बढ़ती है पीछे हटती है, तो इसको इस प्रकार घुमाएंगे कि नोक या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो जानते हो इस प्रकार घुमाएंगे कि पेंच के नोक के गति की दिशा किधर हो, धारा की दिशा में, ऐसे, ठीक। तो जो अंगूठे के गति की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, और यही आपका मैक्सवेल का स्क्रू लॉ है, या कार्क स्क्रू लॉ, जो भी आप कहो। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आप देखना, हमारे पास यदि n फेरों वाली कोई कुंडली है। देखो आपको समझाएं, कुंडली और एक टर्म हो सकता है, आगे पढ़ाई करो तो आपको मिले कुंडलिनी, जिसको हम बोलते हैं हेलिक्स। दोनों में जरा सा डिफरेंस है, और दोनों आपका तांबे के तार के बनेंगे। देखो कुंडली में क्या होता है, लंबा सा तार है, यहां से हमने शुरू किया लपेटना, तो यहां से लपेट के वहीं आ गए, फिर 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 लपेट के वहीं आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुंडली, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉयल। अच्छा, कुंडलनी जिसको आप इंग्लिश में क्या हेलिक्स बोलते हो, तो इसमें क्या होगा, यहां से हमने लपेटना शुरू किया, मान लो, ठीक है, यहां से लपेट के वहीं नहीं पहुंचे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो लिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस और डिस्प्लेस और डिस्प्लेस, इस प्रकार से होते चलेगा ऐसे, ये जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कुंडलनी। कुंडली में भी धारा प्रवाहित करो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और कुंडली में भी धारा प्रवाहित करो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, हमारे पास n फेरों वाली कोई कुंडली है, ठीक। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कितने गुना होगा। देखो एकल फेरा का मतलब क्या, एक फेरा, और n फेरे वाली कुंडली मतलब क्या, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझाएं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है B, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2A। पहले आप पहचानो, म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n क्या है, फेरों की संख्या, I क्या है, धारा, 2 संख्या, A क्या है, कुंडली की त्रिज्या। तो क्वेश्चन पे आप आ जाओ, देखो अगर एक फेरा है तो n का मान कितना होगा, 1 होगा, और n फेरे हैं तो आप जानते हो n का जो भी मान होगा वो रखोगे। आप कुल मिला के ये देखना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और फेरों की संख्या जितनी कम होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही कम होगी। और इसीलिए जब कभी कोई कुंडली बनाते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, तो जहां तक हो सके फेरों की संख्या हम अधिक से अधिक रखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर एक फेरे वाली कुंडली है, उसके द्वारा जितना भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर उसकी जगह पे n फेरे वाली कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो एक फेरे वाली कुंडली जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी उसका n गुना अधिक चुंबकीय क्षेत्र वहां पे फॉर्म होगा, बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपने 15 देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16, देखो चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता कहाँ पे अधिक होती है? तो कोई भी चुंबक है, कोई भी प्रणालिका है, उसके जहां ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर अपेक्षित प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है। फिर आगे देखना, प्रणालिका में विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर क्या होगा? तो जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो प्रणालिका जस्ट लाइक ए मैग्नेट, चुंबक की तरह कार्य करेगी, और जैसे धारा का प्रवाह बंद करोगे उसके चुंबकत्व की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। जब तक धारा प्रवाहित करोगे तब तक अगर उसको आप स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटकाओ, फ्रीली लटकाओ, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, और धारा बंद कर दो जिधर मर्जी उधर ठहरेगी, किसी निश्चित दिशा में नहीं ठहरेगी वो। तो जो क्वेश्चन है आपका कि प्रणालिका में विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर क्या होगा, सिर्फ एक लाइन का आंसर कि उसके चुंबकत्व का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा सदैव कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करती है? विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी परिपथ में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और अगर परिपथ के सिरे आपस में जुड़े हैं तो परिपथ में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है जो कि लेंज के नियम के अनुरूप होती है, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इस घटना प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर विद्युत चुंबकीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो धारा का मान बढ़ाओगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो आप जानते हो चुंबकीय शक्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर आगे देखना, कौन सा चुंबक अस्थायी होता है? तो देखो विद्युत चुंबक हमेशा अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकत्व की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, धारा का मान घटाओगे चुंबकत्व की प्रॉपर्टी घट जाएगी, धारा की दिशा पलट दोगे चुंबकत्व की प्रॉपर्टी उलट जाएगी, और धारा बंद करोगे चुंबकत्व की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। तो अस्थायी यानी कि आप यूं कह सकते हो अनस्टेबल कौन होता है आपका यहाँ पे? ठीक, विद्युत चुंबक। अच्छा अगला देखना, फिर कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जानते हो ना तो वैद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी और ना चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। फिलहाल यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं को समझाएं। आप इसका उल्टा सोचो, अगर चुंबकीय बल रेखाएं आपस में काट दें तो कटान बिंदु पर यानी जहां पे काट रही हैं आप दो अलग अलग दिशाओं में स्पर्शियां खींच सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कटान बिंदु पर अगर किसी चुंबकीय सुई को रखें तो वो चुंबकीय सुई एक ही समय में और दो अलग अलग दिशा में ठहरे, जो कि असंभव है। कोई भी वस्तु एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में किस प्रकार ठहर सकती? नहीं ठहर सकती है। इसका मतलब कि दो चुंबकीय बल रेखाओं को आपस में काटना भी बिल्कुल असंभव है। अगला आप ध्यान देखना, तार के फेरों की संख्या पर चुंबकीय शक्ति किस प्रकार निर्भर करती है? फेरों की संख्या आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो चुंबकीय शक्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? ये क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 25, जनरेटर या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो जनरेटर हो चाहे डायनमो हो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, डायनमो में प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? देखो डायनमो में क्या होता है, अगल बगल चुंबक होते हैं, बीच में एक कुंडली होती है जिसको आप आर्मेचर कहते हो। आर्मेचर को घुमाते हैं तो आर्मेचर के घुमाने से उस कुंडली में से आर्मेचर में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और अगर उसके सिरे बाहर किसी परिपथ के माध्यम से अगर जुड़े हैं तो वहां पे क्या प्रेरित धारा भी बहती है। और प्रेरित धारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस नियम के अनुरूप प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? तो जानते हो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसमें क्या होता है, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों तर्जनी और मध्यमा को सुगमता से इस प्रकार व्यवस्थित करो कि ये तीनों परस्पर अभिलंबित हों। इस प्रकार से हमने व्यवस्थित किया, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। दाहिने हाथ को लेना है और दाहिने हाथ के अंगूठे को लेना है और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों को लेना है, तर्जनी और मध्यमा। अच्छा सुगमता से इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ये तीनों परस्पर अभिलंबित रहें। तो ऐसी दशा में जानते हो ये तर्जनी यानी पहली उंगली अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और अंगूठा चालक के गति की दिशा को बताए, तो ये जो दूसरी उंगली है यानी कि मध्यमा ये प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। और इस प्रकार से डायनमो में प्रेरित धारा किस तरफ बहेगी हम उसकी दिशा को ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? जानते हो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता होती है कि समय के साथ निश्चित समयांतराल पे इसका परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। और दिष्ट धारा अगर आइडियल है, अगर आदर्श है, तो आप जानते हो परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर आइडियल आपका डीसी है तो।
तो जो क्वेश्चन था विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी को आप बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को आप बोलते हो दिश धारा। दिश धारा हमको सेल या बैटरी से मिलती है और प्रत्यावर्ती धारा बिजली विभाग वाले हमारे आपके घरों में पहुंचाते हैं। हमारे आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन, डायनमो का मुख्य कार्य क्या है? देखो डायनमो का अगर आप जनरेटर का छोटा भाई भी आप कह सकते हो, जो काम जनरेटर करता है वही काम डायनमो भी करता है, बस थोड़ा छोटे पैमाने पे। जितनी सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं हर गाड़ी के अंदर डायनमो लगा होता है और उसी डायनमो के माध्यम से बिजली पैदा करके गाड़ियों की हेडलाइट जलाई जाती है और हॉर्न बजाया जाता है, इंडिकेटर चलाया जाता है। तो डायनमो का मुख्य कार्य क्या है? जानते हो, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण व दिशा निश्चित समयांतराल में निरंतर बदलता रहे, उस धारा को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, किस विद्युत धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नियत रहता है? अभी इसके पहले हमने आपको बताया था एसी और डीसी के बारे में। जानते हो, क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहता है। अगर आइडियल डीसी है, आदर्श डीसी है, जो कि सेल या बैटरी के द्वारा प्राप्त होती है, तो आप जानते हो शुरू से अंत तक ना तो इसका परिमाण बदलेगा और ना इसकी दिशा बदलेगी। तो जो क्वेश्चन है आपका किस धारा, तो कौन सी धारा जानते हो? दिश धारा, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई का परिमाण भी नियत रहेगा और उसकी दिशा भी नियत रहेगी अगर आइडियल डीसी है तो। फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। देखो पहले घरों में फ्यूज लगाते क्यों जानते हो? एक सेफ्टी डिवाइस है। कभी गलती से फेज न्यूट्रल अगर आपस में टच कर जाए तो इतनी ज्यादा करंट हमारे घर की वायरिंग में फ्लो करेगी कि अगर हम फ्यूज ना लगाएं, फ्यूज ना उड़े तो हमारे घर की वायरिंग फूक जाएगी। तो घर की वायरिंग की सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आजकल तो फ्यूज की जगह पे एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो पहले हम फ्यूज पे आते हैं। देखो किन्हीं कारणों से अगर फेज न्यूट्रल टच कर गया तो फ्यूज उड़ जाएगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, आपका घर की जो वायरिंग है वो सुरक्षित बच जाएगी। और या फिर कहीं ओवरलोड हो गया, ओवरलोड का मतलब क्या हुआ कि तार पतला है और उस तार से कनेक्शन आपने कोई हैवी लोड का दे दिया, इतनी अधिक धारा बह रही है कि वायरिंग का जो तार है वो गर्म हो जा रहा है, गर्म होकर ऊपर का इंसुलेशन आपका बिल्कुल पिघलने जैसी स्थिति आ रही है। अगर करंट ब्रेक नहीं हुई, सर्किट अगर ब्रेक नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में वायरिंग आपकी फूक जाएगी, तो तुरंत आपका फ्यूज वहां पे क्या होता है? उड़ जाता है। तो फ्यूज दैट इज द सेफ्टी डिवाइस। अपने घरों की वायरिंग के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षात्मक उपाय है। क्वेश्चन कर रहा है फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? ठीक, तो सीसा जिसको आप लेड कहते हो और टिन, इन दोनों का आपस में मेल करा के मिक्सचर का फ्यूज बनाते हैं। अच्छा, और क्यों? क्योंकि इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्योंकि गलनांक अगर ज्यादा कर देंगे तो पता लगा कि फ्यूज बाद में उड़ेगा, वायरिंग घर की पहले फूक गई। तो इसीलिए आपके घर की वायरिंग के फूकने के पहले फ्यूज हमारा उड़ जाए ताकि सर्किट ब्रेक हो जाए, घर की वायरिंग हमारी सुरक्षित बच जाए। इसीलिए निम्न गलनांक का बनाते हैं। निम्न गलनांक का बनाने के लिए हम सीसा या लेड जो भी आपका हो और टिन दोनों के मिश्र धातु का फ्यूज बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका, जब फ्यूज उड़ जाता है तो क्या होता है? भाई फ्यूज उड़ गया, मतलब फ्यूज वायर मेल्ट कर गया तो सर्किट क्या ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई, घर में लाइट चली गई। तो लाइट भले चली गई लेकिन घर की जो वायरिंग हमारी है वो हमारी सुरक्षित बच गई, वायरिंग घर की फूकी नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन, फिर विद्युत शाक से क्या अभिप्राय है? अक्सर आप सुनते हो कि बिजली का झटका लग गया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, अक्सर पेपर में बिजली का तार छू लिया, कुछ भी हुआ, मर गए। तो देखो विद्युत शाक का तात्पर्य क्या है जानते हो? हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है और शरीर का कोई भी अंग अगर मान लो बिजली के किसी तार से छू जाए तो उस तार का कोई ना कोई विभव होगा, वही विभव शरीर पर आ गया। अच्छा अगर हम नंगे पैर हैं तो पैर हमारा कहाँ? जमीन पे है, तो पैर हमारा कितना? 0 वोल्ट पे। या मान लो दीवार को हमने छू रखा है, दीवार भी कितने पे? 0 वोल्ट पे। तो सीधी सी बात, अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग बिजली के तार को छू लिया, छू गया, तो ऐसी कंडीशन में जो अंग छुआ, जो बिजली के तार का विभव होगा वही विभव हमारे शरीर का ऊपर हो गया। और नीचे हमारा पैर या शरीर का कोई दूसरा अंग अगर जमीन या दीवार के संपर्क में है तो वहां पे विभव कितना? 0। इस प्रकार हमारे शरीर पर विभवांतर उत्पन्न हो गया और जब विभवांतर उत्पन्न हो गया तो हमारे शरीर में से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसी को हम क्या कहते हैं? बिजली का शॉक लगना। देखो कभी आपने ये नहीं सुना कि फला आदमी को वोल्टेज मार दिया या विभव मार दिया, नहीं। हमारे शरीर को नुकसान किससे? धारा से पहुंचती है। और धारा कब प्रभावित होगी? जो हमारे शरीर पर विभवांतर होगा। और ये विभवांतर कब होता है? जब बिजली का कोई तार गलती से कोई जगह छू लेता है और पैर अगर जमीन पे है तो विभवांतर उत्पन्न हुआ, धारा बहेगी, हमको झटका लगेगा वहां पे, इसी को हम बोलते हैं विद्युत शॉक। अच्छा अगला, फिर भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? देखो हमारे आपके सभी के घरों में एसी सप्लाई आती है, बिजली विभाग वाले एसी सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट पे। अच्छा चूंकि एसी सप्लाई ऐसे इस प्रकार से
साइन कर्व के रूप में चलती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और कितनी? 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ऑल ओवर इंडिया जो बिजली की सप्लाई दी जाती है, हम केवल किसी एक स्टेट की बात नहीं करें, जितने भी स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया की हम बात करें, बिजली की सप्लाई आपका जो नॉर्मल वोल्टेज घरों के लिए 220 वोल्ट मानक माना गया है, और साथ ही साथ जो आपका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल की दर से प्रत्यावर्ती धारा हमारे आपके घरों में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन फिर इसके बाद, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितने समय में अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? आप जानते हो एक साइकिल किसे कहते हैं? देखो यहां से करंट ऐसे ऊपर जाई गई टॉप पे, फिर यहां पे आई, नॉर्मल हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में नीचे गई, फिर यहां पे आई। यानी एक साइकिल में धारा कई बार? 2 बार अपनी दिशा पलटी। एक साइकिल में धारा का मान 2 बार महत्तम हुआ, एक बार आपका ऊपर की तरफ महत्तम, एक बार क्या नीचे की तरफ महत्तम। तो एक साइकिल में धारा का मान 2 बार महत्तम हुआ, एक बार ऊपर की तरफ महत्तम, एक बार नीचे की तरफ महत्तम हुआ। और 1 सेकंड में क्या साइकिल? 50 साइकिल। अभी इसके पहले के क्वेश्चन में हमने देखा। तो 1 सेकंड में धारा कितनी बार महत्तम होगी? 100 बार। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि 2 क्रमागत महत्तम वैल्यू होने के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना? 1/100 सेकंड होगा। तो जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितने समय में अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? 1/100 सेकंड में। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में 100 बार धारा का मान महत्तम होता है और दिशा पलटती है, बदलती है। तो 2 क्रमागत दिशा पलटने या महत्तम मान होने के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1/100 सेकंड। देखो अगर आपसे कहें जो बल्ब जल रहा है, आप जिस रूम में आप बैठे उसमें भी कोई बल्ब एलईडी जल रही होगी या कोई लाइट अरेंजमेंट आपका होगा जो बिजली से चल रहा है, अगर आपसे कहेंगे वो 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, तो आप भी सुन के चौंकोगे, ऐसा कहां हो रहा है? वो तो लगातार जल रहा है, कहां बुझ रहा है? तो वास्तविकता आपकी यहाँ पे क्या होती है कि निश्चित रूप से 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। लेकिन हमारी आपकी जो नेत्र है, आंख है, वो इतना सुग्राही सेंसिटिव नहीं है कि जलने बुझने की घटना को देख सके। तो फिलहाल आप यही समझना जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितने समय में अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? 1/100 सेकंड में। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 देखा आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्रत्यावर्ती धारा एसी का मुख्य लाभ क्या है? देखो सबसे बड़ा लाभ यह प्रत्यावर्ती धारा का कि नगण्य ऊर्जा हानि पर हम विद्युत ऊर्जा को बहुत दूर तक हम पहुंचा सकते हैं। अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की जगह विद्युत धारा का प्रयोग करें तो भी विद्युत ऊर्जा दूर तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जिन तारों से हम विद्युत धारा को पहुंचाएंगे उन तारों में रास्ते भर में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहेगा। आप जानते हो बहुत ज्यादा ऊर्जा की वहां पर क्या हानि हो जाएगी। बहुत समय पहले, लगभग 40-45 साल पहले इंडिया में भी डिश धारा के माध्यम से ही विद्युत ऊर्जा की सप्लाई पब्लिक को दी जाती थी, लेकिन उसमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा हानि होती थी। इसीलिए आजकल आपका एसी सप्लाई के द्वारा विद्युत ऊर्जा को का पब्लिक में सब सप्लाई कराई जाती है, सुदूर स्थान तक भेजी जाती है, क्योंकि ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। अगला, भू चुंबकत्व के कितने अवयव हैं? आप जानते हो हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके भीतर गर्भ में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक रखा हो, और उस चुंबक का नॉर्थ पोल किधर? दक्षिण दिशा में, और साउथ पोल किधर? उत्तर दिशा में रखा हो। इसके कई एविडेंस भी हैं, फिलहाल बहुत ज्यादा डिटेल लेके नहीं चल रहे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है भू चुंबकत्व के कितने अवयव हैं या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कितने अवयव हैं, तो जानते हो 3 अवयव हैं। पहला दिक्पात का कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और दूसरा नति कोण या नमन कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। 3 अवयव हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर से क्या समझते हो? देखो अगर आपसे पूछें कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका हिंदी में 2 नाम है। एक परिवर्तक, परिवर्तक मतलब क्या? ट्रांसफार्मर। एक इसका नाम और है परिणमित्र। तो चाहे हिंदी में परिवर्तक कहो चाहे परिणमित्र कहो, इंग्लिश में ट्रांसफार्मर। और आजकल तो प्रचलन में इंग्लिश के वर्ड को भी हिंदी में बोल देते हैं, तो अक्सर बुक में भी आपका ट्रांसफार्मर ही लिखा हुआ मिलेगा। क्या समझते हो? तो आपको समझाएं। जानते हो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा डिवाइस है। डिवाइस मतलब क्या? युक्ति, जिसके माध्यम से निम्न विभव की प्रबल धारा को उच्च विभव की दुर्बल धारा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप यूं कह सकते हो वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज घटाएंगे धारा क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को हम यहाँ पर अगर चाहें तो हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं? किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अननोन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसको आप क्या बोलते हो? म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप देखना, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी चुंबक के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अनवरत प्रदर्शन करता है, उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अगला आप देखना, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है?
देखो विद्युत चुंबक के नाम पे क्या होगा, या तो कोई कुंडली होगी या कोई प्रणालिका होगी, हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर क्या चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाएगी और क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबक कहलाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपके यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहली बात तो यही कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय शक्ति ज्यादा होगी, कम धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय शक्ति क्या कम हो जाएगी। दूसरा, फेरों की संख्या पे, जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी चुंबकीय शक्ति उतनी ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, और जितने कम फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी, मतलब चुंबकीय शक्ति उतनी ही कम होगी। और साथ ही साथ जो कॉइल है, कुंडली है, उसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होगी, और उसकी त्रिज्या जितनी कम होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, क्या पृथ्वी एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है? हाँ, सच है। पृथ्वी कुछ इस प्रकार व्यवहार करती है कि जैसे उसके भीतर गर्भ में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक पड़ा हो और उस चुंबक का नॉर्थ पोल किधर, दक्षिण दिशा में, और साउथ पोल किधर, उत्तर दिशा में रखा हो। अगला क्वेश्चन फिर, लॉरेंज बल क्या है? किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है F दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा, जहां पे Q क्या होता है, जो आवेशित कण गतिमान है उस पर आवेश की मात्रा, V क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है, और B क्या होता है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या होता है, उस आवेशित कण के गति की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण होता है थीटा। अगला क्वेश्चन इसके बाद फिर, बिजली के उपकरणों में 3 पिन वाला प्लग क्यों लगाना चाहिए? देखो, बिजली के प्लग में आपने देखा होगा, जो आपके हैवी इक्विपमेंट्स होंगे बिजली के, उसके प्लग में आपने देखा होगा 3 पिन निकला होगा, एक पिन ऊपर होगा मोटा होगा और 2 पिन नीचे होंगे अगल बगल होंगे। तो जो 2 पिन नीचे अगल बगल होंगे उसमें एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए हो गया, और जो ऊपर थोड़ा मोटा पिन है बीच में लगा हुआ ऊपर, वो जानते हो अर्थ पिन होता है, उसको थोड़ा मोटा भी रखा जाता है, थोड़ा लंबा भी रखा जाता है, आपने देखा होगा। तो इसीलिए लंबा रखते हैं कि जब हम सॉकेट में उसको लगाते हैं तो सॉकेट में लगाने पर सबसे पहले जो आपका अर्थ पिन है वो आपका कनेक्शन में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो कहीं जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, अगर उसका जो बॉडी है मेटल का बना हुआ, उसमें कहीं करंट अगर आ रही होगी, ठीक, तो जैसे आप उसको लगाओगे तो तुरंत आपका वहां पे क्या सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी, चाहे फ्यूज लगा होगा फ्यूज उड़ जाएगा, एमसीबी लगी होगी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, ठीक। ऐसी कंडीशन में जो आपका जो बिजली का इक्विपमेंट है उसको अगर कोई छुएगा, अगर मान लो एमसीबी नहीं उड़ी या फिर मान लो फ्यूज नहीं उड़ा और उसकी बॉडी को किसी ने छू लिया तो उसको करंट मार देगा। तो एक सेफ्टी डिवाइस है आपका कि अगर मान लो 3 पिन वाला प्लग लगाते हैं तो हमारी जो आपका जो उसका अरेंजमेंट है वो पहले आपका अर्थ के संपर्क में आपका आ जाएगा। तो अगर सप्लाई अगर उसमें बॉडी में आनी होगी तो सीधे आपका वहां पे लाइन उड़ा देगा या फ्यूज आपका वहां पे उड़ जाएगा, आप सुरक्षित बच सकते हो, कोई किसी को करंट नहीं मारेगा। एक सुरक्षात्मक उपाय है। अगला इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 44, आप देखना, प्रत्यावर्ती धारा जिसको आप एसी कहते हो, दिश धारा जिसको आप डीसी कहते हो, दोनों में कौन अधिक उपयोगी है? देखो आपको समझाए, दोनों की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। प्रत्यावर्ती धारा की अपनी अलग उपयोगिता है, दिश धारा की अपनी अलग उपयोगिता है। कुछ घटना ऐसी है जो हम प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से नहीं करा सकते हैं। हम यहाँ पे नाम ले लें इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन अगर कराना होगा तो केवल हम दिश धारा के माध्यम से करा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से नहीं करा सकते। दोनों की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा आपका कि कौन ज्यादा उपयोगी है, तो तुलनात्मक रूप में अगर आप कहो तो प्रत्यावर्ती धारा ज्यादा उपयोगी है। कारण क्या होता है? नगण्य ऊर्जा हानि या बहुत कम ऊर्जा हानि पर हम विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों तक भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात कि डीसी की तुलना में जो एसी के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डीसी की तुलना में जो आपका एसी है वो कहीं ज्यादा उपयोगी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी व दिश धारा डीसी दोनों में कौन अधिक खतरनाक है? कुछ लोग जो नहीं जानते हैं तो अक्सर यही पढ़ा देते हैं कि डीसी ज्यादा खतरनाक है। जब बच्चे पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं वो पकड़ लेगा एक बार, छोड़ेगा नहीं वो, और एसी पकड़ता है छोड़ता, पकड़ता छोड़ता, ये सब बेकार की बातें। आप खाली समझो वास्तविकता क्या, आपको समझाएं। वास्तविकता यह है कि डीसी सप्लाई की तुलना में एसी सप्लाई ज्यादा खतरनाक है। आप पूछोगे क्यों, आपको समझाएं। जैसे 220 वोल्ट की डीसी है, आइडियल डीसी, और 220 वोल्ट की एसी है। तो जो 220 वोल्ट की आइडियल डीसी है वो शुरू से अंत तक 220 वोल्ट पर ही मेंटेन रहेगी। उसके मान में कोई फ्लक्चुएशन, जिसको हम कहते हैं उतार चढ़ाव या शुद्ध हिंदी में कहते हैं उच्चावचन, नहीं होगा। शुरू से अंत तक 220 वोल्ट पर मेंटेन रहेगा। लेकिन जिसको हम 220 वोल्ट की एसी कह रहे हैं
वो वास्तव में जानते हो प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान है, या जिसको आप आभासी मान भी कह सकते हो, और इसका शिखर मान जिसकी पीक वैल्यू आप कह सकते हो ये लगभग 311 वोल्ट होती है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि जिसको आप 220 वोल्ट की एसी समझते हो उसकी सच्चाई ये है कि वो प्लस 311 वोल्ट से लेके और माइनस 311 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट करती है, घटती बढ़ती रहती है। और जिसको आप 220 वोल्ट की डीसी कहते हो वो शुरू से अंत तक 220 वोल्ट रहेगा। तो वही बात हुई, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दें कि जैसे मान लो हम आपको पकड़ के आपके पीठ पे एक बार 220 न्यूटन का बल लगाएं, कुछ देर तक लगाए रहें, निश्चित रूप से पीठ आपकी दुखेगी, वहां पे दर्द होगा। ठीक, हमने हटा लिया। अच्छा, दोबारा फिर आपको बुलाएं और आपकी पीठ पे 311, अभी हमने तो कहा ना कि जिसको 220 वोल्ट की एसी समझते हैं उसकी सच्चाई क्या है कि वो प्लस 311 से माइनस 311 वोल्ट के बीच में क्या फ्लक्चुएट करती, घटती बढ़ती रहती है। तो अगर हम आपकी पीठ पे 311 वोल्ट का, आप यूं कह सकते हो समझने के लिए 311 न्यूटन का गम गम करना शुरू कर दें तो कब चोट लगेगी? जब 220 का लगातार कुछ देर लगाए रहेंगे या 311 का गम गम करेंगे? तो निश्चित रूप से आप यही कहोगे कि दूसरे वाले कंडीशन में ज्यादा हमको चोट लगेगी। तो इस प्रकार से आप यूं समझो आप यहां पे कि अगर समान वोल्टता पे एसी और डीसी है तो खतरनाक कौन है? आपका एसी सप्लाई खतरनाक है। फिर आप कहोगे जब खतरनाक है तो हम सप्लाई करते क्यों हैं? तो सप्लाई इसीलिए करते हैं, कई फायदे उसके हैं। तो फायदों को देखते हुए जैसे हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि बहुत कम ऊर्जा हानि पर हम विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों पे हम भेज सकते हैं। क्यों? आवश्यकता अनुसार आप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ा देंगे, वोल्टेज जितना बढ़ जाएगा करंट हमारी घट जाएगी। तो जिन तारों से बिजली भेजेंगे उसमें करंट का मान बहुत कम होगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि भी बहुत कम होगी। फिर आप कहोगे तो डीसी सप्लाई में भी वोल्टेज बढ़ा दें। हम वोल्टेज बढ़ाने का काम किससे करते हैं? ट्रांसफार्मर से। और ट्रांसफार्मर ऐसा इक्विपमेंट है जो डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता है, केवल एसी सप्लाई पे ही काम करता है। अगला क्वेश्चन आप देखना, प्रणालिका क्या होती है, इसके चुंबकीय गुणों का वर्णन करो। देखो पहले नाम पे आओ, परिनालिका, बल्कि हम आपको और साथ में जोड़ दें धारावाही प्रणालिका। धारा मतलब क्या? विद्युत धारा। वाही मतलब क्या? बहे, प्रवाहित हो। परि मतलब परिता, नालिका मतलब लंबी खोखली नली। एक लंबी खोखली नली के चारों ओर विद्युत धारा को प्रवाहित करने की व्यवस्था बना दी जाए तो इसी को आप क्या बोलते हो? धारावाही प्रणालिका। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक के सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे चुंबक है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये धारावाही प्रणालिका भी क्या करेगी? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। चुंबक है, आप उसको लटकाओ, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये धारावाही प्रणालिका भी क्या करेगी? जब लटकाओगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। चुंबक की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आपका मिलेगी आपको। चुंबक में दो पोल होता है, एन पोल एस पोल। धारावाही प्रणालिका में भी दो पोल होगा, एन पोल और एस पोल। अगला क्वेश्चन आप देखना, लेंज का नियम बताओ। देखो लेंज का नियम यह कहता है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। एक मुहावरा आपने सुना होगा, गांव देहात में अक्सर प्रचलन में आता है, जिस थाली में खाए उसी में छेद करें। मिल जाएंगे कुछ लोग, एहसान फरामोश या जो भी कह लो, ठीक है। तो वही काम आपका यहां पर भी लेंज का नियम यही कहता है, प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे मान लो कोई कुंडली है, उसके पास में एन पोल को नजदीक लाए, तो एन पोल को नजदीक लाए तो कुंडली के अंदर से गुजरने चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन हुआ? तो अब जानते उसके सिरों पर क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, प्रेरित धारा बहेगी। और प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि एन पोल अगर नजदीक आ रहा है तो कुंडली का जो इधर वाला सिरा होगा वहां पर एन पोल पैदा हो जाएगा और एन पोल के नजदीक आने का क्या करेगा? विरोध करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से हमने लेंज का नियम देखा। एक बार फाइनली फिर आपको बताएं कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। अच्छा, अगला फिर आपका स्वप्रेरण से आप क्या समझते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। देखो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा धारा के मान में वृद्धि की जाती है अथवा धारा के मान में कमी की जाती है अथवा धारा को बंद किया जाता है तो प्रत्येक दशा में कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कि कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और अगर कुंडली के सिरे आपस में डायरेक्ट या किसी परिपथ के माध्यम से अगर जुड़े हैं तो उसमें क्या प्रेरित धारा भी बहेगी जो कि लेंज के नियम के अनुरूप होगी। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। चोक कुंडली आपने नाम सुना होगा, चोक कॉइल, वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। या फिर आपने देखा होगा घर में कोई छोटा बच्चा है या आप ही कभी बिजली के स्विच को बार बार जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करो तो घर में बड़े लोग आपको डांटेंगे, मत करो, बल्ब खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो उसका यही कारण है, बार बार जल्दी जल्दी ऑन ऑफ अगर आप करते हो तो आप जानते हो उस परिपथ में जैसे फिलामेंट वाला अगर बल्ब जुड़ा हुआ है तो एक प्रकार से क्या जस्ट लाइक ए कॉइल होता है, तो उसके भीतर से गुजरने चुंबकीय फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? प्रेरित धारा बहेगी। प्रेरित धारा इतनी ज्यादा भी हो सकती है कि बल्ब के फिलामेंट को फ्यूज करा दे।
अच्छा, अगला इसके बाद फिर अन्योन्य या पारस्परिक प्रेरण, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, म्यूचुअल इंडक्शन, से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। देखो इसमें क्या होता है, दो कुंडलियां हैं, कॉइल पास पास रखी हैं, समाक्ष पे रखी हैं। समाक्ष का मतलब क्या, दोनों की एक्सिस सेम। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो किसी एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, या धारा के मान में वृद्धि करते हैं, या धारा के मान में कमी करते हैं, या धारा बंद करते हैं, तो निश्चित रूप से निकट व समाक्ष पर स्थित दूसरी कुंडली में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आपका उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और अगर उसके सिरे आपस में जुड़े हैं तो प्रेरित धारा भी बहेगी, जो कि लेंज के नियम के अनुरूप होगी। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण। और जानते हो, अगर दोनों कुंडलियों के बीच में नर्म लोहे की कोई छड़ रख दें, या दोनों कुंडलियों को नर्म लोहे की छड़ पर लपेट दें, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। जैसे हम एग्जाम्पल देके आपको समझाएं, मान लो आपने साल भर खूब मस्ती करी, एग्जाम नजदीक आया, घर के लोगों ने भी डांटना शुरू किया कि साल भर खूब मस्ती किया, अरे अब तो पढ़ाई कर ले। लोग पीछे पड़ गए आपके, ठीक, तो जब पीछे पड़ गए तो मजबूरन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपके दिमाग में भी आता है कि चलो पढ़ना चाहिए, जो है पढ़ाई शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या, दूसरों ने प्रेरित किया तब आपने पढ़ना शुरू किया, तो ये क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरण। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ठीक है मस्ती किया, लेकिन एग्जाम नजदीक आया, अंदर से प्रेरणा जागृत हुई, साल भर हमने बहुत मस्ती करी, अब तो पढ़ना चाहिए, और अंदर से प्रेरणा जागृत हुई और पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण आपने देखा। अगला इसके बाद फिर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में अलग अलग एवं अभिलंबोत प्रवेशित आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। पहले क्वेश्चन हम समझाएं, मान लो कोई आवेशित कण है, तीव्र वेग से गतिमान है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबोत प्रवेश कर गया, उसका गमन पथ क्या होगा। तो आपको समझाएं, अगर चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबोत प्रवेश करेगा तो उसका गमन पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर क्या होता है, mv/qb होती है। और वही आवेशित कण किसी एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र की दिशा के अभिलंबोत प्रवेश करेगा तो उसका गमन पथ क्या होगा, परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। और इस प्रकार से आपने देखा 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए। एग्जाम से पहले कुछ आपको लिखना नहीं है इसमें, बस केवल इस लेक्चर को ओपन करके और लाइन से बस केवल सुन लेना है आपको। आप जाओगे, निश्चित रूप से आपका एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको इसी लेक्चर में से आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ किया है, तो सिर्फ हम इतना चाहेंगे कि आप हमारे लिए इतना करो कि आपके जो कोचिंग के जो आपके क्लासमेट्स हैं या स्कूल के जो क्लासमेट हैं, आप उनको इस चैनल की जानकारी दो। और गिन के केवल 10 वीडियो है, 10 लेक्चर है, अगर आप देखते हो तो क्लास 10th स्टैंडर्ड की पूरी फिजिक्स आपको कंप्लीट आपको हो जाएगी। शुरू के जो 5 लेक्चर हैं वो थ्योरी के हैं, और बाद के 5 लेक्चर हमने न्यूमेरिकल के नाम पे उसके बनाए हुए हैं, और 10 लेक्चर में पूरा का पूरा फिजिक्स आपका कवर है। अगर 10 लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में, कंपटीशन में आप छोड़ के नहीं आओगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।